हेलो दोस्तों, बुक कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डरियस फॉर के बारे में। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण दिखाई देती है और हम उठते हैं, तब हमारे दिमाग में कई सारी बातें दौड़ रही होती है। आज का काम, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, किसका रिप्लाई देना है, ऑफिस में क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे। ये सारी बातें मिलकर इतना मेंटल प्रेशर बना देती है कि पूरा दिन का मूड खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बात समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वो बात है डिक्टमी ऑफ कंट्रोल। मतलब ये है कि क्या चीज हमारे बस में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने की सोच है, हमें ये सिखाती है कि शांति और खुशी तभी मिलती है जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में हो, और बाकी सब चीजों को छोड़ देना सीखें। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत इसी सोच से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल उदाहरण से समझाया है, जो आज के हर इंसान को जुड़ा हुआ लगता है। सोचो, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हो और आप पूरी उम्मीद रखते हो कि लोग उसे लाइक करेंगे, बढ़िया लगेगा, कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या लोग इग्नोर कर दें तो कैसा लगता है? उदास, गुस्सा, हतोत्साहित। लेकिन थोड़ा रुको और सोचो, क्या दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं ना। तुम्हारे कंट्रोल में बस इतना है कि तुमने कौन सी फोटो डाली, किस नियत से डाली, और तुम खुद उसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब बाहर की बातें हैं। और जब हम इन बातों को अपने दिल से जोड़ लेते हैं तो हम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फरू बताता है कि अगर हमें अपने अंदर की शांति चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि हमें अपने काम पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो बस इस बात पर फोकस करो कि आपने अच्छी तैयारी की या नहीं, ईमानदारी से मेहनत की या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कंपनी की जरूरत, दूसरे कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। हम ज्यादातर इसी वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि हम ऐसी चीजों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब बातों को लेके हम बेवजह परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स जैसी सोच अपनाएं तो समझ पाएंगे कि अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। ये बात सिर्फ बड़े फैसलों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशन में भी बहुत काम आती है। जैसे कोई आपकी बात बीच में काट दे, या आपके काम की तारीफ न करे, या कोई गलत सलूक करे। इन सब में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा होंगे या समझदारी से काम लेंगे, ये पूरा आपका ही फैसला है। बस इसे याद रखो। बहुत सीधी भाषा में कहें तो हम रोजाना दो तरह की चीजों का सामना करते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें नहीं। अगर हम ये आदत डाल ले कि हर सिचुएशन में सबसे पहले ये समझ ले कि वो किस कैटेगरी में आती है, तो हमारा रिएक्शन और सोच दोनों ही काफी बेहतर हो जाएंगे। अगर कोई चीज हमारे बस की बाहर है तो उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना बस खुद को बेवजह का तनाव देना है। सोचिए, मान लीजिए आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश होने लगती है, तो आप परेशान हो सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, या अपनी छतरी निकालकर उस पल का मजा ले सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण दिखाता है कि हमारा नजरिया कैसे हमारी अनुभवों को तय करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और कंट्रोल की डिकोटमी हमें एक साफ नजरिया देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना संभव है, पर सच ये है कि किसी को बदलना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, अपनी उम्मीदें साफ रख सकते हैं, और खुद को वैसे बिहेव करने की आदत डाल सकते हैं कि जिससे हमें दूसरों से सम्मान मिले।
जब आप खुद को बदलते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हालात भी बदलने लगते हैं। आपके फायदा में होने वाली एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है, क्योंकि तब आप हर नतीजे को एक सीखने का मौका समझते हो, न कि फेल होने जैसा कुछ। फोरू बताते हैं कि जब उन्हें ये बात समझ आई, तब उन्हें एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीजों जैसे रिजेक्शन, आलोचना या अनिश्चितता से डरना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सब उनके कंट्रोल में ही नहीं थे, तो डरने का कोई फायदा नहीं था। आजकल करियर की अनिश्चितता हर किसी को झेलनी पड़ती है, जैसे कि नौकरी चली जाना। कई लोगों को अपनी सैलरी से खुशी नहीं मिलती, किसी को अपने काम में कोई मकसद नहीं दिखता। लेकिन अगर हम इस अनिश्चितता को इस तरह देखें कि ये हमारी सीमा से बाहर है, तो हम इसे स्वीकार करना सीख सकते हैं। फिर हम अपनी मेहनत उस दिशा में लगा सकते हैं जो हमारे बस में हो, जैसे नई स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को साबित करना। इसी तरह सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी बात समझ आई और अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं या हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलो वापस समरी की तरफ आते हैं। दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को कमतर समझना तब तक होता रहता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे बस की बात नहीं है। हम बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी सकते हैं, और जब हम अपने कामों, आदतों और सोच पर ध्यान देते हैं, तो तुलना का झंझट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। फरू कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि सुकून तब आता है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी एक पूरी नई राह पकड़ लेती है। आप ज्यादा आराम से, ध्यान लगाकर और पूरी तरह से उनके पल में जीने लगते हैं, क्योंकि अब आप हर पल को स्वीकार कर लेते हैं। हमेशा रिजल्ट के पीछे भागो मत, बल्कि प्रोसेस में लग जाओ। यही सोच हमें सिखाती है कि स्ट्रेस को सबसे आसान तरीके से कैसे संभालना है। मतलब, रिजल्ट से ज्यादा ध्यान अपने काम के तरीके पर दो। जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तो हम बढ़ते हैं, सीखते हैं और पक्के बनते हैं, और यही असली सफलता है। हर दिन जब भी कोई मुश्किल बात आए, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो कुछ करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में साफ गोई और शांति आ जाएगी। ऐसे ही स्टोइक फिलॉसफी और डेरियस फॉर का ये सिंपल सा मंत्र है। पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें ऐसा नजरिया देती है जो आज की तेज और उलझी हुई दुनिया में बहुत जरूरी है। वो शांति जो हम बाहर ढूंढते हैं, वो अंदर से आती है, और उसका रास्ता है कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अपनाना। अगर आप ये सोच अपनाएंगे, तो शायद सारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण, साफ और संतोषजनक जिंदगी। जब हम जिंदगी को गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि कई परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती है। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, हम बार बार सोचते रहते हैं, डरते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मान्यता मांगते हैं, फिर भी कभी खुद से खुश नहीं होते। ऐसे भावनाओं और सोच को समझने का एक तरीका है धीरे होना, बैठकर अपने मन से बातें करना, यानी एक तरह की सेल्फ मेडिटेशन। और ये काम करती है वो चिट्ठियां। हर एक चिट्ठी जैसे एक छोटा मेडिटेशन हो। इस किताब में हर चिट्ठी 2 से 4 पेज की होती है, लेकिन जो उससे कहा जाता है वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचता है। हर चिट्ठी किसी खास विषय पर होती है, जैसे डर, ज्यादा सोचने की आदत, दूसरों से तुलना करना, मान्यता की तलाश या फिर छोड़ देना। और क्योंकि ये छोटी छोटी सोच विचार वाली बातें होती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातों को कागज पर पढ़ रहे हों। हर चिट्ठी एक सवाल उठाती है
और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढती है। लेकिन वो जवाब हमें खुद के अंदर ही मिलता है। जैसे कि एक चिट्ठी में डर की बात होती है। हम सब किसी न किसी डर से जूझ रहे होते हैं। कभी नाकाम होने का डर, कभी ठुकराए जाने का, कभी अकेले पड़ जाने का। लेकिन इस चिट्ठी में बताया गया है कि डर से बचने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उसका सामना करना। डर का सामना करना ये हमें कुछ सिखाने आया है, हमें रोकने नहीं। जब हम डर के साथ बैठ के उससे पूछते हैं कि तुझे मुझसे क्या दिखाना है, तो धीरे धीरे हमें साफ साफ समझ आने लगता है। फिर दूसरी चिट्ठी में ओवरथिंकिंग की बात की गई है, जो बहुत कनेक्ट होती है, क्योंकि हम सब कभी न कभी किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। कोई बोल देता है, कोई हालात वैसे नहीं होते जैसा हमने सोचा था, या फिर हम भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ये चिट्ठी हमें बताती है कि बार बार सोचते रहने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि और ज्यादा उलझन बढ़ती है। जब हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं तो हम उस वक्त से पूरी तरह कट जाते हैं जो हम अब जी रहे होते हैं। ये चिट्ठी हमें सिखाती है कि कैसे जमीन पर टिके रहना है। सांस लो, रुक जाओ और भरोसा रखो कि जो होना है वो होगा। हर बात को बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती। एक और जबरदस्त चिट्ठी होती है वैलिडेशन के बारे में। हम सब किसी न किसी तरीके से लोगों की मंजूरी चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हो या असली जिंदगी में तारीफें। हम अपनी कदर दूसरों की प्रतिक्रिया से मापने लगते हैं। लेकिन ये चिट्ठी धीरे से याद दिलाती है कि हमारी खूबियां पहले से ही है, हमें उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम दूसरों की नजर में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। ये लेटर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात हमारे लिए ही कह दी हो। इन लेटर्स की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी भारी फिलॉसफी पढ़ रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दोस्तों ने हमें एक सच्चा चिट्ठी लिखा हो, जो हमें सच के करीब लेकर जा रही हो। हर लाइन में एक ईमानदारी होती है, एक नरमी होती है, और शायद इसी वजह से ये लेटर्स इतना कनेक्ट करते हैं। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ी देर रुकेंगे और उस सोच को अपने अंदर महसूस करेंगे। ये लेटर्स कोई तड़क भड़क वाली बात नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीच। ये धीरे धीरे असर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हल्की बारिश धीरे धीरे जमीन को अंदर तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि हमें हर जवाब अभी चाहिए नहीं, बस इतना समझना है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे तरक्की कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की खास बात यह है कि इसे कभी भी दोबारा पढ़ा जा सकता है। आप आज कोई लेटर पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद वही लेटर दोबारा पढ़ो, तो उसका मतलब और भी गहरा लगेगा, क्योंकि हर बार जब हम नए ख्याल या नई भावनाओं के साथ उस लेटर को देखते हैं, जैसे कि मेडिटेशन में हम रोज अपनी सांस को ध्यान से देखते हैं, लेकिन हर दिन उसका अनुभव अलग होता है, वैसे ही ये चिट्ठियां भी हर बार नई मतलब लेकर आती है। इन लेटर्स को पढ़ना एक तरह से खुद से बात करने जैसा होता है। जब हम कोई लेटर पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ खोल देता है, कभी पुरानी यादें, कभी छुपी हुई भावनाएं, कभी कोई साफ सफाई। उस वक्त हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा तोहफा है, खुद से जुड़ने की योग्यता। कुछ लेटर्स थोड़े सीधे सादे होते हैं, जैसे कि गम या अकेलेपन पर लिखे गए, लेकिन ये दर्द भी बहुत ही सच्चे तरीके से बताया गया है। ऐसा नहीं लगता कि बस मजबूत बनो या पॉजिटिव सोचो। कहना यह है कि ये लेटर्स हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने जज्बातों को अपनाएं, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ें। इन्हें किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, कोई नियम नहीं है कि कौन सी पहले पढ़नी है। जिस दिन जैसा मन हो वैसी लेटर उठा लो। ये आजादी भी बहुत सुकून देती है, क्योंकि ये हमें ये बताती है कि ठीक होना और बढ़ना सीधा रास्ता नहीं होता। कभी कभी हमें पीछे भी हटना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की ताकत मिल सके। हर लेटर एक नरम सा रुकाव है,
जो हमें इस तेज तर्रार दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा आराम देता है और सिखाता है कि हर सवाल का जवाब जल्दी में नहीं मिलता। कभी कभी बस थोड़ी देर बैठकर अपने मन की आवाज को सुनना पड़ता है, अपने दिल की फुसफुसाहट को। और इन खतों में वो सुकून भरी आवाज मिलती है जो कहती है, ठीक है, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस सांस लो। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको बेहतर बनने के लिए जोर नहीं डालती, बल्कि आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। इसमें कोई परफॉर्म करना नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, बस स्वीकार करना है। और शायद आज के जमाने में यही सबसे जरूरी बात है। हर खत एक तोहफा है दिमाग के लिए, दिल के लिए और आत्मा के लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये अनुभव सिर्फ एक किताब पढ़ने जैसा नहीं होता, बल्कि एक सफर होता है। वो भी ऐसा सफर जो बाहर की बजाय अंदर की तरफ होता है। और ये सबसे खास होता है। अगर कभी तुम खुद को उलझन में महसूस कर रहे हो, थका हुआ लग रहा हो, या बस खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हो, तो इन चिट्ठियों की तरफ वापस आ जाओ। ये तुम्हें धीरे धीरे उस असली वर्जन तक ले जाएंगी जो तुम हमेशा से थे, बस भूल गए थे। और हर बार तुम्हें ये याद दिलाएंगी कि स्पष्टता, शांति और खुद से प्यार बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। आज के दौर में हम सबको एक ही चीज लगातार भटकाती रहती है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हर पल कुछ न कुछ नया दिख रहा है और हमारा दिमाग कहीं टिक नहीं पाता। हम जब कुछ करने बैठते हैं तो कुछ ही मिनटों में फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं कि असल में हमें क्या करना था। यही है वो डिजिटल शोर जिसके बारे में डेरियस फरू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये शोर सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारी स्पष्टता, फोकस और आखिरकार हमारी जिंदगी को धीरे धीरे परेशान कर रहा है। फरू कहते हैं कि हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सबसे कीमती चीज है। ये कोई जोर शोर वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो हमारी अटेंशन इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। चाहे वो पढ़ाई हो, रिश्ते हो, करियर के लक्ष्य हो या खुद की विकास की बात हो, हर चीज के लिए सबसे पहले हमें अपनी ध्यान देना जरूरी होता है। लेकिन जब ध्यान ही बिखरा हुआ हो, जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पर चले जाते हैं, जब हर बार बीप सुनते ही हमारा दिमाग कहीं और भटक जाता है, तो हम किसी भी चीज से गहराई से जुड़ नहीं पाते। सोचो, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करते हैं, तो न वो दोस्त की बात हम पूरी तरह सुन पाते हैं और न ही उस कनेक्शन को असली में महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग बार बार किसी और ख्याल या अलर्ट की तरफ भाग रहा होता है, तो वो पल धीरे धीरे खो जाता है। यही होता है डिस्ट्रैक्शन। ये सिर्फ टाइम खराब नहीं कर रहा, बल्कि हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। फरो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी ध्यान देने की क्षमता को बचाना आना चाहिए। जैसे हम पैसे को संभाल के रखते हैं, कीमती चीजों को लॉक में रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी सचेत तौर पर बचाकर रखना चाहिए। वो कहते हैं कि आज के जमाने में ध्यान ही असली पैसा है और हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे पड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ऑल हमारी ध्यान पाने की होड़ में है और हम बिना सोचे समझे अपना ध्यान इधर उधर बांटते जा रहे हैं। एक रील यहां, एक ट्वीट और बीच बीच में आर्टिकल पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग धीरे धीरे उथला हो जाता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में कुछ भी गहराई से समझ नहीं पाते। इस डिजिटल व्याकुलता की कीमत बहुत भारी होती है, इसलिए हमें इसका एहसास तुरंत नहीं होता। लेकिन जब दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, तो लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा नुकसान है, आधे अधूरे काम, बिखरी हुई सोच और लगातार असंतोष। फरू कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमें क्या और क्यों भटका रहा है। ये एक बहुत ही मजबूत बात है जो वो बताते हैं।
डिस्ट्रैक्शन की असली वजह बोरियत नहीं बल्कि असुविधा है। हम उन अनकंफर्टेबल एहसासों से बचने के लिए ध्यान भटकाते हैं जब कोई टास्क हमें बोरिंग लगने लगता है, या हम बेचैन महसूस करते हैं, या जब कोई बातचीत हमें इमोशनल तौर पर चुनौती देती है, तब हम फोन उठा लेते हैं और फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। ये अस्थायी बचाव हमें अच्छा महसूस कराता है, पर लंबे समय में ये हमारी क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हमें अपने दिन को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हमारी ध्यान केंद्रित रहे। इसका मतलब यह है कि हमें जानबूझकर तय करना होगा कि क्या देखना है और कब देखना है। हमें तय करना होगा कि हमें कितना देखना है। हर बार फोन उठाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे मकसद में मदद करेगा? क्या इससे मेरी सोच साफ होगी या और उलझ जाएगी? वो मॉर्निंग रूटीन की भी बात करते हैं कि कैसे दिन की शुरुआत पूरे दिन का मूड सेट करती है। अगर हम उठते ही फोन पकड़ लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, तो हमारा दिमाग रिएक्टिव हो जाता है। फिर हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि दिन हमें कंट्रोल करने लगता है। लेकिन अगर हम सुबह का पहला घंटा जानबूझकर अच्छी आदतों में बिताएं, जैसे जर्नलिंग या पढ़ाई, तो फिर दिन एकदम अलग होता है। साइलेंस और डीप वर्क की वजह से हमारी ध्यान की क्षमता धीरे धीरे मजबूत होती है। इस ध्यान को बचाने के लिए फोरू कुछ आसान तरीके बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक करना, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए खास जगह बनाना, डिजिटल डिटॉक्स लेना, और सबसे जरूरी, बोरियत को सहना सीखना। जब हम बिना किसी गलती के बैठे रहते हैं तो शुरू में थोड़ा अजीब या असहज लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बोरियत हमारे नए आइडियाज और साफ सोच में बदल जाती है। हमारे सबसे अच्छे ख्याल तब आते हैं जब हम बस सोचते रहते हैं, ना कि किसी सोशल मीडिया फीड में खोए रहते हैं। और एक और दिलचस्प बात है जो वो बताते हैं, वो है डीप वर्क और शैलो वर्क का फर्क। कई बार हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन असल में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं करते। हम ईमेल्स का जवाब देते रहते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं, टेप्स लगातार स्विच करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी गहरा या फोकस्ड नहीं होता। डीप वर्क वो तभी हो सकता है जब कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, जब हमारा दिमाग पूरी तरह से फ्लो में आ जाए। उस जोन में पहुंचने के लिए हमें अपनी अटेंशन पर कंट्रोल करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी डाउन हो जाती है। हम सोचते हैं कि स्क्रोलिंग करने से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दिमाग बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है, तुलना शुरू हो जाती है और खुद पर शक होने लगता है। फोरू कहते हैं कि असली प्रेरणा चुप्पी से आती है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो देख सकता है, कल्पना कर सकता है और कुछ नया बना सकता है। उनका पूरा संदेश यही है कि ध्यान भटकने की कीमत सिर्फ हमारा समय ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति, काम की गुणवत्ता और हमारी पहचान तक को प्रभावित करती है। जब हम बार बार किसी और की आवाज सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने ध्यान को वापस लें और उसे उस दिशा में लगाएं जहां विकास हो, स्पष्टता हो और मतलब हो। बातें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सब कभी न कभी इस जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास ही है। बस थोड़ा सा जागरूक होना, थोड़ा साहस दिखाना और थोड़ा अपराधबद्ध तरीका अपनाना जरूरी है। हम सब अपने दिन को ऐसे बना सकते हैं जहां अड़चने कम हो और मकसद ज्यादा। जब हम अपनी ध्यान देने की कीमत समझने लगते हैं तो हम अपने आप ही चुना हुआ बन जाते हैं। हम हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती है। और यही तो ध्यान के साथ जीने की शुरुआत है, जो हमें डरने नहीं देता। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई दोस्त धीरे से कह रहा हो, तू काबिल है, बस थोड़ा सजग हो जा। और शायद यही बात हमें अंदर तक छू जाती है। वो हमें ये सिखाते हैं कि आजकल के जमाने में अपनी अटेंशन बचाए रखना सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अगली बार जब हम बेवजह फोन उठाएं तो एक पल रुक के खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सबसे कीमती चीज किसी और को दे रहा हूं? अगर जवाब आए तो हमारे पास चुनाव है
कि उसे वापस ले, सही जगह इन्वेस्ट करें और उस शोर शराबे में भी अपनी साफ सोच को बनाए रखें। बस यही फॉर का असली संदेश है। अपनी अटेंशन बचाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। कई बार हम रात को देर तक जागकर सोचते हैं, काश उस वक्त वो कर लेते, काश उस बात को सीरियस लेते, काश उस शख्स से खुलकर बातें करते। बस ऐसे काश ही तो असली पछतावे होते हैं। डेरियस फोरू इस एहसास को बड़ी सरलता और सच्चाई से समझाते हैं। उनके अनुसार पछतावा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमने कोई गलती की, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारे काम हमारे दिल की सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे दिल की सच्चाई से अलग होता है, तो पछतावा धीरे धीरे अंदर बैठ जाता है। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिल से ठीक नहीं लगता, पर हम करते हैं क्योंकि सब कर रहे होते हैं, या लगता है यही करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़े अफसोस में बदल जाती है। फुरू हमेशा कहते हैं कि अफसोस से बचने का तरीका ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम खुद से बार बार पूछते रहें कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में जरूरी है। ये सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। सोचो, अगर हर दिन हर फैसले से पहले हम खुद से पूछें कि क्या ये मेरे जीवन के मकसद के साथ मेल खाता है, तो शायद हम बहुत सारे गलत फैसले टाल सकते हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे चलते रहते हैं। पायलट की तरह हम रोज रोज वही रूटीन, वही काम, वही शिकायतें करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या सच में ये चीजें हमें खुशी देती है। असली बदलाव तो वही होता है जब हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं। इसका मतलब है रिग्रेट सिर्फ बीते हुए वक्त का पछतावा नहीं होता, बल्कि एक सिग्नल होता है। जब हमें किसी फैसले पर रिग्रेट होता है, तो वो हमारे अंदर छुपी हुई किसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। जैसे अगर किसी नौकरी को लेकर पछतावा है, तो हो सकता है वो नौकरी हमारे पैशन या हमारी सोच के खिलाफ हो। या अगर किसी रिश्ते को लेकर पछतावा है, तो शायद हमने अपने जज्बात खुलकर नहीं जताए। रिग्रेट यानी एक तरह का फीडबैक है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमने अपने आप से कहां समझौता किया है। अब सोचो, अगर हम ये समझ जाएं कि पछतावा टालने का तरीका ये है कि हम अपने विचारों के साथ मेल खाएं, यानी जो सोचे वही बोलें और जो बोले वही करें, तो जिंदगी में खुद ब खुद स्पष्टता आने लगती है। फरू हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम पहल करें, यानी पहले से सोच लें और तय करें कि हमारे लिए क्या जरूरी है। तभी हम अपनी मूल्यों पर आधारित फैसले ले पाएंगे। मूल्यों का मतलब सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं है, जैसे ईमानदारी, दयालुता, विकास, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मतलब देती है। फरू कहते हैं कि अगर हम खुद के लिए पता नहीं होता कि हमारे असली वैल्यूज क्या है, तो हम दूसरों के मापदंडों पर जीने लगते हैं, और जब दूसरे जो सही समझें उसी हिसाब से फैसले लेते हैं, तो पछतावा लगभग पक्का होता है। मजेदार बात यह भी है कि कई बार पछतावा तुरंत नहीं आता। आज कोई चीज हम समझौता कर देते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वही छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती है। सालों बाद हमें एहसास होता है कि हमने अपने सपनों को नजरअंदाज किया, अपनी आवाज को दबाया और अपनी प्राथमिकताओं को टाल दिया। फोरू कहते हैं कि भविष्य में पछतावे से बचने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट में सचेत फैसले लेना। उनका ये भी मानना है कि हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए। रिग्रेट को भी हमें अपनाना चाहिए और समझना चाहिए। वो कहते हैं कि रिग्रेट को गिल्ट में बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे एक सलाहकार की तरह देखो जो तुम्हें दिखाए कि तुम्हें अब क्या बदलना है। ये सोच बदला बहुत ताकतवर होता है। जब हम रिग्रेट को खुद को दोष देने की जगह खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात में एक और अहम बात जुड़ती है, वो है समय का कॉन्सेप्ट। समय वो चीज है जो सबसे जल्दी खत्म हो जाती है, और रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं, लेकिन सच ये है कि टाइम हमेशा लिमिटेड रहता है। इसलिए हमें आज ही ये साफ साफ पता होना चाहिए कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं।
क्या जो काम हम रोज करते हैं वो हमारे भविष्य के लिए गर्व की बात होगी? यहां पर लोग बार बार यही बात करते हैं कि अपने कामों को सचेत होकर देखो। क्या हम अपनी जिंदगी के फैसले डर की वजह से ले रहे हैं या अपनी असली मान्यताओं के आधार पर? क्या हम किसी और की तारीफ पाने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं या अपनी सच्ची ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल करते हैं तो धीरे धीरे हमारे फैसले साफ होने लगते हैं। अब ये मत सोचो कि फोरू कोई ऐसा आदर्श दुनिया की बात कर रहे हैं जहां कोई परेशानी ही ना हो। वो खुद कहते हैं कि असली जिंदगी में कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो समझौता हमारे किस अहम मूल्य से टकरा रहा है। अगर हमें ये पता है तो हमें पछतावा नहीं होता, क्योंकि हमने सोच समझ कर फैसला लिया होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि पछतावे से बचना है तो बस कोई रिस्क मत लो, लेकिन फौर इसे गलत मानते हैं। उनके हिसाब से सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो हम कभी आजमाने की हिम्मत ही नहीं करते, किसी सपने को पूरी तरह जीने से डरते हैं, रिश्ते में अपनी कमजोरियां छुपाना, अपने टैलेंट को दबाना, ये सब अंदर ही अंदर पछतावे बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जिंदगी को जोरदार जियो लेकिन सोच समझ के, दिल की सुनो पर दिमाग से काम लो, कदम उठाओ लेकिन अपने मूल्यों के साथ मेल खाकर। ये बातें बहुत असली और रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि हम में से हर कोई कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन बेकार और दूसरा मुश्किल लेकिन मायने वाला। फरू यही कहता है, दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि वहीं से बिना पछतावे वाली जिंदगी शुरू होती है। अगर तुम किसी मोड़ पर हो, कंफ्यूज्ड हो कि सही क्या है, तो बस ये एक सवाल खुद से पूछो कि क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? ये सवाल एक कंपास की तरह है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा जब दिमाग उलझा हो या दुनिया शोर मचा रही हो, और यही दिशा तुम्हें उन पछतावों से बचाएगी जो दिल में सालों तक दर्द करते रहते हैं। फोरू की बातों से ये साफ होता है कि पछतावा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। पर उससे सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए और खुद से पूछना आना चाहिए कि क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए। अगर हम रोज थोड़ी देर रुककर ये सवाल पूछें तो शायद हमारी जिंदगी पूरी तरह पछतावों से खाली न हो, पर कम से कम हम अपने पछतावों के बारे में जागरूक जरूर हो सकते हैं। आखिर में बात यही है कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए क्लैरिटी चाहिए, हिम्मत चाहिए और नियमितता चाहिए। क्लैरिटी मतलब क्या जरूरी है, हिम्मत मतलब उस रास्ते पर चलने की, और नियमितता मतलब हर दिन उस सच को जीने की। जब ये तीनों चीजें साथ हो जाती हैं, तो पछतावे की जगह संतुष्टि आती है, गिल्ट की जगह विकास होता है और कंफ्यूजन की जगह साफ सुथरा रास्ता दिखता है। बस यही असली जीत है, यही फोरू का मैसेज है। अपने कामों को अपने मूल्यों से मिलाओ और देखो कैसे जिंदगी पछतावों से दूर और मतलब से भर जाती है। डर एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल थोड़ा बैठ सा जाता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई डर तो होता ही है। कुछ को फेल होने का डर होता है, कुछ को रिजेक्शन का, कुछ को अकेलेपन का, तो कुछ को बदलाव का। लेकिन डरियस फोरू हमें इस डर को एक अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। उनके मुताबिक डर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक गाइड है, एक सिग्नल जो बताता है कि हमें कहां हिम्मत दिखानी है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि डर को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो, गौर से देखो और उसका सही इस्तेमाल करो। जब हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो डर होता है। चाहे नया काम शुरू करना हो, किसी से दिल की बात कहनी हो या कोई बोल्ड फैसला लेना हो, हर जगह डर हमारे रास्ते में आता है। फोरू यही कहता है, हम सोचते हैं कि डर से भागने की बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए कि उस डर के पीछे कौन सी मौका छुपी है। डर तो वही आता है जहां कुछ मतलबदार होता है, जहां कुछ बड़ा हो सकता है, जहां बढ़ने का मौका होता है। सोचो, अगर किसी को स्टेज पर बोलने में डर लग रहा है तो शायद वही उसकी असली ग्रोथ है, क्योंकि वही वो अपने आप को दिखा सकता है। अगर किसी को नौकरी छोड़कर
अपना काम शुरू करने में डर लग रहा है, तो शायद वही उसकी आजादी छुपी है। डर हमें यह बताता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली हिम्मत होती है। फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि डर को दबाने की जरूरत नहीं है। स्टोइसिज्म का नजरिया ये नहीं कि मैं बेखौफ बन जाऊं, बल्कि ये है कि मैं डर का सामना करूं और फिर भी सही काम करूं। स्टोइक्स मानते हैं कि डर एक नेचुरल एहसास है जो हमें सतर्क करता है, तैयार करता है, लेकिन ये हमें रोकना नहीं चाहिए। डर आने का मतलब है कि हमें अभी थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत, थोड़ी एक्स्ट्रा साफगोई और थोड़ी एक्स्ट्रा भरोसे की जरूरत है। कई बार हम डर को ज्यादा सोच समझ के बड़ा बनाते हैं। हम अपने दिमाग में ऐसे भविष्य वाले हालात बना लेते हैं जो अभी हुए ही नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर डर हमारी कल्पना की वजह से होता है, असली जिंदगी में नहीं। जब हम ये समझ जाते हैं कि डर बस हमारे दिमाग में बनी एक सोच है, तो उसका असर कम हो जाता है। जैसे कोई आदमी पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है और पहले ही सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं अजीब व्यवहार कर दिया, या अगर कोई मुझे जज करने लगे तो। लेकिन ये सब तो दिमाग की कहानी होती है। असल जिंदगी में लोग ज्यादातर अपने ही ख्यालों में व्यस्त रहते हैं। यही समझदारी डर की बेड़ियां तोड़ती है। फोरू कहते हैं कि हमें डर से मत भागो, उससे बातें करो। कल्पना करो कि डर तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे सामने बैठा है। उससे पूछो कि तू मुझसे क्या दिखाना चाहता है। ये एक सिंपल बदलाव है कि डर से बात करने से हम मजबूत बन सकते हैं। जब हम डर के पीछे की कहानी समझने लगते हैं, तो उसमें छुपी हुई साफ सुथरी सच्चाई पकड़ पाते हैं। स्टोइसिज्म में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वर्चुअस एक्शन, मतलब ऐसा काम जो हमारे सिद्धांतों के साथ मेल खाता हो, जैसे ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और ज्ञान। फोरू कहते हैं कि जब भी डर आए तो उसे किसी अच्छे काम के लिए एक संकेत समझो। अगर सच बोलने में डर लग रहा है, तो शायद वही सच बोलना तुम्हारे लिए सही कदम है। अगर तुम किसी गलत हालात को चुनौती देने से डर रहे हो, तो वही हिम्मत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। डर को हराने का सबसे आसान और सच्चा तरीका है एक्शन लेना। डर के बंधन में फंस जाना है, लेकिन एक्शन फ्रीज होना नहीं। ये फोरू की फिलॉसफी का असली मतलब है। वे कहते हैं कि जितना हम टालमटोल करते हैं, डर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पर जैसे ही हम एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और ये छोटे छोटे कदम हमें लंबी दौड़ में डरमुक्त नहीं बल्कि हिम्मत वाले बनाते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। डरमुक्त होना मतलब डर का ना होना, लेकिन हिम्मत वाला होना मतलब डरते हुए भी आगे बढ़ना। बस यही बात है। सिखाते हैं कि जब हम ग्रेट बनने की राह पर चलते हैं, तो डर आना बिल्कुल सामान्य है, बल्कि ये जरूरी भी है। अगर डर नहीं होगा तो शायद वो रास्ता ही इतना आसान होगा। एक और ताकतवर बात जो फोरू बताते हैं, वो ये है कि हमें अपने डर को अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहिए। हर डर एक जैसा नहीं होता। कुछ डर लॉजिकल होते हैं, जैसे आग से डरना या किसी हादसे से बचना, लेकिन कुछ डर पूरी तरह से मानसिक होते हैं, जैसे किसी की राय से डरना या असफलता का ख्याल आने से डरना। स्टोइक सोच ये सिखाती है कि पहले इन दोनों तरह के डर में फर्क करो। जहां लॉजिकल डर है, वहां अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, और जहां मानसिक डर है, वहां खुद की समझदारी और सोच विचार से आगे बढ़ो। डर हमारे अगले कदम को धीमा कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे समझ ले, तो वही डर हमें सही रास्ता भी दिखा सकता है। फरू कहते हैं कि आप डर का एक डायरी बनाओ। जब भी कोई डर सताए तो उसे लिखो, क्या है ये डर, क्यों है, और उससे जुड़ी हकीकत क्या है। ये तरीका सोच को साफ करता है और कई बार डर की तीव्रता को भी कम कर देता है। एक और बढ़िया बात फरू बताते हैं कि डर की वजह से पछतावा मत करो। सोचो, अगर तुम कोई काम सिर्फ डर की वजह से नहीं करते और बाद में उस फैसले पर पछताते हो, तो वो डर कितना महंगा पड़ गया। शॉर्ट टर्म डर से ज्यादा खतरनाक होता है लॉन्ग टर्म पछतावा। इसलिए थोड़ी देर के लिए हो रही तकलीफ से मत घबराओ, वो आपको हमेशा के लिए मजबूत बना सकता है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और धन्यवाद कि आपने समरी आखिर तक सुनी।